वेलकम फ्रेंड्स, आपका पशु चिकित्सा चैनल में पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं कुमार सुरेश अपने चिकित्सा काल में पशुओं में मिल्क फीवर के चिकित्सा के दौरान उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परेशानी तथा चिकित्सा व्यवस्था, रोग अवस्था, बकरियों में मिल्क फीवर के लक्षण, बड़े पशुओं में मिल्क फीवर के लक्षण तथा रोग पहचान, रोग विभेदन तथा IV कैल्शियम करने के बाद पशुओं में होने वाले बदलाव के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आपसे हमारा एक खास अनुरोध होगा कि आप वीडियो को कट करके न देखें, बल्कि पूरा वीडियो लगातार देखकर लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हमारा अगला वीडियो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, यह रोग मिल्क फीवर को कई अन्य नाम भी हैं, जैसे हाइपोकैल्सीमिया, पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी, काविंग पैरालिसिस इत्यादि। दोस्तों, यह रोग पूर्ण रूप से मेटाबॉलिक रोग है जो प्रसव के 3 से 10 दिन बाद या प्रसव के कुछ दिन पहले पशुओं में होता है। इस रोग में रोगी पशु के शरीर का तापक्रम सामान्य से कम अर्थात सब नॉर्मल हो जाता है तथा पशु के शरीर में ब्लड सीरम में कैल्शियम लेवल काफ़ी कम अर्थात 10 mg से कम या 7 mg से नीचे हो जाता है। तब पशु की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है तथा पशु निढाल हो जाता है तथा सुस्त होकर अपना गर्दन एक तरफ मोड़कर अपने फ्लैंक की तरफ मोड़कर बैठी रहती है। उसका शरीर ठंडा हो जाता है। ब्याने के बाद 72 घंटे में या 10 दिन के आसपास यह रोग गाय भैंस के अलावे मादा भेड़ बकरियों में भी हो जाता है। यह रोग प्योर ब्रीड अर्थात जर्सी तथा हॉलिस्टन फ्रीजियन में ज़्यादा देखने को मिलती है। यह रोग पशुओं को लंबी ढुलाई तथा आहार की गुणवत्ता कमज़ोर होने के कारण भी होता है। अब हम रोग के कारण की बात करते हैं। ब्लड के सीरम कैल्शियम लेवल में कमी के कारण यह रोग होता है। मिल्क फीवर के अलग अलग अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें पहली जो अवस्था है वह है कैल्शियम लेवल कम होना तथा मैग्नीशियम लेवल अधिक होने पर पशुओं में लकवा एवं नशे की हालत दिखती है। दूसरी जो अवस्था है उस अवस्था में जब पशु के शरीर में कैल्शियम लेवल कम होगा तथा मैग्नीशियम लेवल सामान्य होगा तो पशु अधिक समय तक बैठा रहता है तथा मुश्किल से खड़ा हो पाता है तथा लकवा जैसी हालत में पशु में कोमा जैसी हालत हो जाती है। और तीसरी जो अवस्था है उस अवस्था में जब पशु के शरीर में ब्लड सीरम में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लेवल डाउन होगा अर्थात दोनों डाउन होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो पशु टेटनस जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। वैसे पशु नीचे लेटी हुई अवस्था में कन्वल्सन में हो जाता है। दोस्तों, अब हम इस रोग को लक्षणों के आधार पर 3 अवस्था में बांटकर देखते हैं। पहली जो अवस्था है प्रीपार्टम स्टेज है अर्थात ब्याने से पूर्व उत्तेजित अवस्था। दूसरी अवस्था है एक्सटर्नल रिकम्बेंसी, जिसे हम गर्दन मोड़कर बैठी हुई अवस्था कहते हैं। और तीसरी अवस्था है लेटरल रिकम्बेंसी, लेटे रहने की अवस्था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रीपार्टम स्टेज के बारे में। प्रीपार्टम स्टेज जो है, इसके जो लक्षण हैं उसमें उत्तेजना, टेटनस तथा पशु का अधिक संवेदनशील होना, पैरों में अकड़न आ जाना, पशु का चारा दाना तथा मूवमेंट नहीं होना, सिर को इधर उधर हिलाना, जीभ बाहर लटकी होना तथा दांत पीसना, टेम्परेचर सामान्य या हल्का बढ़ा होना, पिछले पैर का अकड़न तथा आंशिक लकवा के कारण पशु का बैठ जाना। अब जो दूसरी अवस्था है वह है गर्दन मोड़कर बैठी हुई अवस्था अर्थात एक्सटर्नल रिकम्बेंसी। इसमें पशु अपना गर्दन मोड़कर पेट में सटाकर बैठी रहती है। पशु लेटे रहने की बजाय सीने या छाती वाले भाग के सहारे बैठी रहती है तथा पशु का थुथन सूखा रहता है, पैर ठंडा होता है तथा शरीर का तापक्रम कम होता है। जानवर खड़ा नहीं हो पाता, पशु में टेटनस के लक्षण नहीं होते हैं तथा पशु उत्तेजित नहीं होती है, आँखें सूज जाती है तथा पुतलियाँ फैलकर बड़ी हो जाती है, गुदामार्ग की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, नाड़ी कमजोर हो जाती है तथा हृदय की गति 80 प्रति मिनट होती है। पशु के नसों में रक्त का दबाव कम होने से जुगुलर वेन उभरी हुई नहीं होती है, जिससे IV इंजेक्शन लगाने में भी मुश्किल होती है। रुमेन गति कम होने के कारण पशु में कब्ज के भी लक्षण मिलते हैं।
दोस्तों अब इस रोग के की जो तीसरी अवस्था है वह है लेटे रहने की अवस्था अर्थात लेटरल रिकम्बेंसी। इसमें पशु छाती के बल न बैठकर लेटी हुई अवस्था में होती है और खड़ा नहीं होती है। शारीरिक तापक्रम पशु का कम हो जाता है तथा हार्ट रेट फील करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण जुगलर वेन भी रेज नहीं हो पाता या उभरी हुई नहीं होती है। पशु के लेटे रहने के कारण उसका पेट फूला हुआ होता है। मांसपेशियों के पैरालाइसिस के कारण पेशाब बहुत कम या बिल्कुल बंद होता है। उस अवस्था में समय पर पशु का इलाज नहीं होने से हार्ट फेल होने के कारण पशु की 12 से 24 घंटे में मौत भी हो जाती है। यदि पशु में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी है तो पशु में टेटनस तथा उत्तेजना के लक्षण नज़र आते हैं, किंतु अगर फास्फोरस की कमी होती है पशु में होती है तो कैल्शियम थेरेपी से पशु ठीक तो हो जाएगा लेकिन वह खड़ा नहीं हो पाएगा। अब हम रोग पहचान अर्थात इस रोग के डायग्नोसिस की बात करते हैं। ब्याने के बाद पशु का लकवा जैसी स्थिति या उसमें सुस्ती के लक्षण के आधार पर प्रमुख लक्षण हैं डलनेस, डिप्रेशन, कोमा, टेम्परेचर, रिकम्बेंसी, इनएबिलिटी टू स्टैंड, रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड फेसेस। अब हम रोग विभेदन करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। चूँकि इस रोग के लक्षण कई रोगों के लक्षण से थोड़ा बहुत मिलते हैं, अतः हमें रोग विभेदन बड़ी सावधानी से करके तब रोगी पशु का इलाज शुरू करना चाहिए। दोस्तों अक्सर फील्ड कंडीशन में देखा गया है कि मिल्क फीवर का कई रोगों से भ्रम हो जाता है, जैसे कीटोसिस, ग्रास टिटेनी, एक्यूट इंडाइजेशन, एब्टूरेटर पैरालिसिस, स्पाइनल इंजुरी, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस, रप्चर ऑफ जॉइंट, सेप्टिक मेट्राइटिस, टॉक्सिसिमिक कंडीशन एंड लास्टली डोनर काउ सिंड्रोम। पशु को चिकित्सा के पूर्व इन रोगों से मिल्क फीवर का विभेद करना चाहिए या अंतर कर लेने के बाद ही मिल्क फीवर का इलाज शुरू करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे मिल्क फीवर के चिकित्सा व्यवस्था की, जो आपको अपने पशु चिकित्सक द्वारा ही करवाना होगा। दोस्तों इस रोग में पशु को सबसे पहले कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 25% 500 ml से लेकर के 1000 ml तक स्लो आईवी करते हैं। इसका आधा डोज आईवी तथा शेष आधा डोज सबकुटेनियस अर्थात चमड़ी में 50-50 ml बड़े पशुओं में 4 जगह देने से काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि मिफेक्स की ठंडी बोतल पशु को आईवी न किया जाए। इससे शारीरिक तापक्रम पर अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस पर गुनगुने पानी में थोड़ी देर तक रखने के बाद आईवी करना चाहिए। यदि पशु को मिल्क फीवर के साथ कीटोसिस के भी लक्षण देखने को मिले तो पशु में डेक्सट्रोज 25% 500 ml से 1000 ml आईवी करना आवश्यक हो जाता है। इस रोग का इलाज तुरंत होने पर पशु में 1 से 2 बोतल में पशु उठकर खड़ा हो जाता है, जादुई ढंग से खड़ा हो जाता है। परंतु देर से चिकित्सा होने पर पशु अगर ज़मीन पर लेट जाता है तथा लेटरल रिकम्बेंसी में पशु के मांसपेशियों का पैरालाइसिस होने के कारण पशु को डोनर काउ सिंड्रोम हो जाता है, तब पशु को 2 से 3 गुना अधिक कैल्शियम तथा अन्य सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के पश्चात भी पशु खड़ा नहीं हो पाता है। टिम्पेनिक स्थिति अर्थात पेट फूला होने पर पशु को ट्रोकर कैनुला से रूमेन को तुरंत पंक्चर करके जैसे गैस रिलीज कर देना चाहिए। इससे पशु के डायफ्राम पर गैस के कारण बनने वाला दबाव कम होगा और पशु को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम होगा। अब जो तीसरी व्यवस्था है वह है इंजेक्शन एविल 10 ml IM बड़े पशु को दे देना चाहिए। अगली दवा फास्फोरस का इंजेक्शन जैसे टोनोफास्फोन 10 ml देना चाहिए इंट्रामस्कुलर। इससे रोगी पशु का ब्लड pH को कम कर देगा। इसे नॉर्मल सलाइन अथवा डेक्सट्रोज के साथ भी आईवी कर सकते हैं। इसमें हम सोडियम एसिड फॉस्फेट का भी इंजेक्शन जैसे यूरिमिन वगैरह दे सकते हैं। यदि पशु अब जो अगली व्यवस्था है वह है यदि पशु में रूमेन का मूवमेंट ना हो
न होने तथा पैरालिसिस के कारण रोगी पशु को कब्ज हो तो वैसी स्थिति में हाथ से धीरे धीरे गोबर थोड़ा थोड़ा करके निकाल देना चाहिए। अगली जो व्यवस्था है, पशु को कार्टिजोन की सुई जैसे आइसोफ्लूइड 10 ml का एक भाइल लेकर 5 ml उसमें से दवा लेकर इंट्रामस्कुलर दे देना चाहिए। इन सभी दवाओं के साथ पशु को कैलविट या इंटाकल IM जो विटामिन D3 का स्रोत है उसे रोगी पशु को 15 ml IM दे देना चाहिए, अथवा IV के 12 से 24 घंटे बाद आयनिक जेल कैल्शियम जो 300 ml में बाजार में उपलब्ध होता है रोगी पशु को पिला देना चाहिए। बताए गए दवाओं से अगर रोगी पशु को फायदा न हो तो अंत में थनों में हवा भर देना चाहिए, अर्थात इन्फ्लेशन ऑफ अडर की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यह प्रक्रिया साधारणतया 6 से 8 घंटे पर दोहराई जा सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य कर दें। मैं पुनः आपसे अपनी अगली वीडियो को लेकर मिलता हूं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में होगा। धन्यवाद।